हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 10 इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, क्रिटिकली evaluate the role of the English teacher in India। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंग्लिश टीचर के रोल को समझना है, उनके इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। हमें ये बताना है कि इंग्लिश टीचर्स इंडिया के स्टूडेंट्स को लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन के लेवल पर कैसे डेवलप करते हैं। साथ ही हमें उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में इंग्लिश टीचर का रोल सिर्फ एक सब्जेक्ट सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट्स को दुनिया से जोड़ने का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है जो हायर एजुकेशन, जॉब और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। लेकिन इंडिया जैसे मल्टीलिंगुअल देश में इंग्लिश टीचर्स को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे रिसोर्सेस की कमी, स्टूडेंट्स का डिफरेंट बैकग्राउंड और लिमिटेड ट्रेनिंग। इस आंसर में हम उनका रोल, प्रॉब्लम्स और उनकी चेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे। मेन बॉडी। 1, इंग्लिश टीचर का रोल एज अ लैंग्वेज फैसिलिटेटर। इंग्लिश टीचर का सबसे पहला रोल होता है स्टूडेंट्स को लैंग्वेज के बेसिक स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग सिखाना। आज के टाइम में रोते लर्निंग की जगह कम्युनिकेटिव लर्निंग पे ज्यादा फोकस है। टीचर्स CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, रोल प्ले और स्टोरी टेलिंग जैसे मेथड्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, CBSE और ICSE स्कूल्स में टीचर्स मूवीज, डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू स्टूडेंट्स का इंग्लिश इंप्रूव करते हैं। 2, इंग्लिश टीचर एज अ कल्चरल मीडिएटर। लैंग्वेज के साथ कल्चर भी सीखा जाता है, इसलिए इंग्लिश टीचर स्टूडेंट्स को वेस्टर्न लिटरेचर और आइडियाज समझा कर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव सीखें लेकिन अपनी इंडियन वैल्यूज ना भूलें। एग्जाम्पल, शेक्सपियर या टैगोर के वर्क्स पढ़ते वक्त टीचर उन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स इजीली समझ सकें। 3, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंग्लिश टीचर्स इन इंडिया। रिसोर्सेस की कमी। रूरल एरियाज में ट्रेंड इंग्लिश टीचर्स और टीचिंग मटेरियल्स की कमी होती है। स्टूडेंट बैकग्राउंड का डिफरेंस। हर स्टूडेंट अलग लैंग्वेज और एनवायरनमेंट से आता है, जिससे यूनिफॉर्म टीचिंग मुश्किल होती है। एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम। स्कूल्स में ज्यादा फोकस ग्रामर और राइटिंग पे होता है, कम्युनिकेशन पे नहीं। टीचर मोटिवेशन। टीचर्स को कभी कभी ट्रेनिंग और रिकॉग्निशन की कमी होती है, जिससे उनका एंथुजियाज्म कम हो जाता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कूल्स में एक टीचर को 60 to 70 स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है, जहां सबका इंग्लिश लेवल अलग होता है। 4, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश टीचर का नया रोल। ग्लोबलाइजेशन के टाइम में इंग्लिश टीचर्स आप सिर्फ लैंग्वेज टीचर नहीं, बल्कि डिजिटल एजुकेटर्स भी बन गए हैं। आप टीचर्स ऑनलाइन टूल्स, एप्स और AI के थ्रू स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। NEP 2020 जैसे रिफॉर्म्स टीचर ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, दीक्षा और स्वयं जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टीचर्स को नई मेथड सीखने में हेल्प करते हैं। आज के इंग्लिश टीचर का एम है स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना। कंक्लूजन, इंडिया में इंग्लिश टीचर एक कल्चरल और एजुकेशनल ब्रिज का काम करता है। चैलेंजेस होने के बावजूद उनका रोल स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और मॉडर्न टूल्स मिल जाए तो इंग्लिश लर्निंग और भी इफेक्टिव हो सकती है। इन शॉर्ट, इंग्लिश टीचर्स ही इंडिया के फ्यूचर कम्युनिकेटर्स को शेप करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. What do you understand by the terms canon formation and exploding the canon? Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि कैनन फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यानी लिटरेचर के कुछ वर्क्स को क्लासिक्स या स्टैंडर्ड माना जाता है, और एक्सप्लोडिंग द कैनन का मतलब क्या है, जिसमें ट्रेडिशनल कैनन को चैलेंज करके नए राइटर्स और कल्चर्स को इंक्लूड किया जाता है। यह दोनों आइडियाज इंग्लिश लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज से जुड़े हुए हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
लिटरेचर में कैनन का मतलब होता है वो लिस्ट जिसमें बेस्ट या इम्पोर्टेंट वर्क्स को इंक्लूड किया जाता है। कैनन फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ टेक्स्ट को पावरफुल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनिवर्सिटीज और क्रिटिक्स सिलेक्ट करते हैं और उन्हें सुपीरियर माना जाता है। लेकिन फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स ने इस प्रोसेस को क्वेश्चन किया क्योंकि इसमें मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को इग्नोर किया गया। एक्सप्लोरिंग द कैनन का मतलब है इस पुरानी सोच को तोड़ना और नए अथर्स, कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करना। इस आंसर में हम दोनों टर्म्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. कैनन फॉर्मेशन क्या है? कैनन ग्रीक वर्ड कानो से आया है जिसका मतलब होता है रूल या स्टैंडर्ड। कैनन फॉर्मेशन में डिसाइड किया जाता है कि कौन से बुक्स ग्रेट लिटरेचर मानी जाएंगी। ये प्रोसेस यूनिवर्सिटीज, क्रिटिक्स और पब्लिशर्स मिलकर करते हैं। पहले इंग्लिश कैनन में मोस्टली ब्रिटिश मेल राइटर्स जैसे शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ को इंक्लूड किया गया था, जबकि इंडियन या अफ्रीकन राइटर्स को इग्नोर किया गया। कैनन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स। कल्चरल पावर, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन सिस्टम, करिकुलम डिजाइन जो सिर्फ यूरोप बेस्ड लिटरेचर पढ़ता था, क्रिटिक्स जो डिसाइड करते थे किस बुक को वैल्यू मिलेगी। 2. कैनन के क्रिटिक्स। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जैसे एलेन शोवाल्टर और सैंड्रा गिलबर्ट ने बताया कि विमेन राइटर्स को सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड किया गया। पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स जैसे एडवर्ड सैड और नगुगी वा थियोंगो ने कहा कि कैनन कॉलोनियल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। मार्क्सिस्ट थियरिस्ट्स ने यह दिखाया कि कैनन क्लास बेस्ड वैल्यूज को प्रमोट करता है। इसलिए कैनन एक न्यूट्रल लिस्ट नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल और कल्चरल डिसीजन है। 3. एक्सप्लोरिंग द कैनन का कॉन्सेप्ट। एक्सप्लोरिंग द कैनन का मतलब होता है पुरानी बाउंड्रीज को तोड़ना और नए राइटर्स को इंक्लूड करना। ये एक इंक्लूसिव अप्रोच है जिसमें वीमेन, दलित, पोस्ट कॉलोनियल और रीजनल ऑथर्स को भी प्लेस मिलता है। इसका एम ओल्ड कैनन को डिस्ट्रॉय करना नहीं बल्कि उससे डाइवर्सिफाई करना है। एग्जाम्पल, इंडियन ऑथर्स जैसे अरुंधति रॉय, R.K. नारायण और सलमान रुश्दी अब इंग्लिश सिलेबस का पार्ट है। फेमिनिस्ट एंथोलॉजीज जैसे द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ लिटरेचर बाय विमेन ने ये प्रोसेस सपोर्ट किया। पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट्स ने अफ्रीकन और एशियन राइटर्स को भी ग्लोबल लेवल पर लाया। 4. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैनन एक्सप्लोजन। कॉलोनियल इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन ने सिर्फ वेस्टर्न कैनन को प्रमोट किया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्कॉलर्स ने डिसाइड किया कि अपने राइटर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज ने इंडियन और पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स को सिलेबस में ऐड किया, इससे कॉलोनियल कैनन एक्सप्लोड हुआ। अब इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को भी लिटरेरी एक्सलेंस माना जाता है। एग्जाम्पल, कांथापुरा, राजा राव और मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी जैसे वर्क्स अब वेस्टर्न क्लासिक्स के साथ पढ़ाए जाते हैं। कंक्लूजन, कैनन फॉर्मेशन और एक्सप्लोरिंग द कैनन दोनों लिटरेरी स्टडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला बताता है कैसे लिटरेचर सेलेक्ट होता है और दूसरा बताता है कैसे हम उस सिलेक्शन को इंक्लूसिव बना सकते हैं। आज के टाइम में लिटरेचर हर कल्चर, जेंडर और रीजन से वैल्यू लेता है। जब हम डाइवर्स वॉइसेस को सुनते हैं तभी लिटरेचर सच में यूनिवर्सल बनता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. Describe how Nehru gave new direction to Indian freedom struggle. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे एक नई सोच और डायरेक्शन दी। हमें उनके आइडियाज, लीडरशिप स्टाइल और उनके मॉडर्न विजन के बारे में लिखना है। आंसर में फोकस करना है कि नेहरू ने नेशनलिज्म को सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के साथ कैसे जोड़ा। आंसर, इंट्रोडक्शन। जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे विजनरी लीडर्स में से एक थे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई सोच और मॉडर्न आइडेंटिटी दी। उन्होंने सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि एक नई सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी लड़ाई लड़ी। नेहरू का मानना था कि आज़ादी तभी पूरी होगी जब गरीबी, असमानता और एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो। उनका विजन सोशलिज्म, साइंस और डेमोक्रेसी पर बेस्ड था, जिससे उन्होंने मूवमेंट को एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन दी। मेन बॉडी। 1. नेहरू की आइडियोलॉजिकल सोच और इन्फ्लुएंस। नेहरू ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंटेलेक्चुअल और सोशलिस्ट थॉट का नया रंग भर दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी सिर्फ ब्रिटिश रूल से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बंधनों से भी मिलनी चाहिए। मार्क्सिज्म और सोशलिज्म से प्रभावित होकर उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां सबको बराबरी और विकास के मौके मिले।
उनकी सोच ने कांग्रेस के एजेंडा को बदला और नए जवानों को इंस्पायर किया। 2. कांग्रेस में नेहरू का योगदान। 1920-30 के दौरान नेहरू कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग लीडर बन कर उभरे। 1929 में लाहौर सेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कराया जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई। पहले जहां कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस मांगती थी, नेहरू ने उससे आगे बढ़कर पूरी आज़ादी की मांग उठाई। उनके लीडरशिप ने यूथ में नई ऊर्जा और कॉन्फिडेंस भरा। 3. इंटरनेशनलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म। नेहरू ने भारत की आज़ादी को दुनिया के दूसरे एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट से जोड़ा। उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पर इंडिया के कॉज को उठाया और उससे ग्लोबल फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनाया। उनका विजन था कि भारत को एक मॉडर्न, पीसफुल और नॉन अलाइंड देश के रूप में डेवलप करना चाहिए। ये सोच उनके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन बनी। 4. मॉडर्निटी और साइंटिफिक आउटलुक पर जोर। नेहरू ने हमेशा साइंस और रैशनल थिंकिंग को नेशनल प्रोग्रेस का बेस माना। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी उन्होंने यूथ को इनकरेज किया कि वो फ्यूचर नेशन बिल्डिंग के लिए तैयार हो। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे उनके लिखों में उनका साइंटिफिक और हिस्टोरिकल थिंकिंग क्लियरली दिखता है। उनका मानना था कि एक मॉडर्न भारत तभी बन सकता है जब लोग सोचने और समझने वाले बनेंगे। 5. गांधी और नेहरू का रिलेशन। गांधी और नेहरू के आइडियाज अलग द। गांधी स्पिरिचुअल और मोरल लीडर द, जबकि नेहरू मॉडर्न और सोशलिस्ट थिंकर। फिर भी दोनों एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखते थे और देश की आज़ादी के लिए एकजुट थे। नेहरू ने गांधी के एथिकल मैसेज को मॉडर्न यूथ के विजन से जोड़कर मूवमेंट को एक बैलेंस्ड सोच दी। इन दोनों की कंबाइंड लीडरशिप ने फ्रीडम स्ट्रगल को और मजबूत बनाया। कंक्लूजन। नेहरू ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक मॉडर्न और विजनरी डायरेक्शन दी। उन्होंने इंडिपेंडेंस को सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखा। उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव, डेमोक्रेटिक सोच और साइंटिफिक टेम्पर ने भारत को एक नया सोचने का तरीका दिया। आज़ादी के साथ साथ उन्होंने देश को विकास और इक्वालिटी के लिए भी तैयार किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 12. Describe how Rabindranath Tagore revolutionized the landscape of Indian literature. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रविंद्रनाथ टैगोर के लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लिखना है। हमें बताना है कि उन्होंने इंडियन लिटरेचर को कैसे बदला, पोएट्री, नोवेल्स और ड्रामा के जरिए। साथ ही उनका इन्फ्लुएंस इंडियन और वर्ल्ड लिटरेचर पर भी समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941 भारत के एक महान पोएट, फिलोसोफर, प्लेराइट और नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज जीता था। टैगोर ने इंडियन लिटरेचर में एक नई सोच और मॉडर्न ह्यूमनिज्म का समावेश करके पूरा लिटरेरी सीन बदल दिया। उन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म्स को तोड़कर लिटरेचर को ज्यादा रियल और ह्यूमन बनाया, जहां स्पिरिचुअलिटी और सोसाइटी दोनों का बैलेंस था। मेन बॉडी। 1. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन पोएट्री। पुरानी बंधनों से मुक्ति। टैगोर ने पोएट्री को पुराने क्लासिकल फॉर्म्स से आजाद किया। उनकी कविताओं में नेचर, लव और ह्यूमैनिटी का डीप इमोशन था। उन्होंने पोएट्री को कॉमन लोगों के दिल से जोड़ा। मॉडर्न थीम्स का प्रवेश। पहले कविता मोस्टली भक्ति या राज दरबार तक सीमित थी। टैगोर ने पर्सनल फीलिंग्स, देशभक्ति और ह्यूमनिज्म के थ्रू उससे यूनिवर्सल बना दिया। गीतांजलि और द गार्डनर इसके उदाहरण है। स्पिरिचुअल और मिस्टिकल टच। उनकी पोएट्री में आत्मा और परमात्मा के रिश्तों की खोज होती है। उपनिषद और मॉडर्न सोच का सुंदर संगम उनकी पोएम्स में मिलता है। 2. इनोवेशन इन फिक्शन एंड नॉवेल्स। समाज का रियलिस्टिक चित्र। गोरा, घरे बेर और चोखेर बाली जैसे नॉवेल्स इंडियन सोसाइटी के पॉलिटिकल और मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाते हैं। ये नॉवेल्स लोगों के अंदर के इमोशंस और स्ट्रगल्स को प्रेजेंट करते हैं। महिलाओं का एम्पावरमेंट। टैगोर ने अपनी फीमेल कैरेक्टर्स को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट दिखाया, जैसे बिमला और बिनोदनी। ये उनके फेमिनिस्ट थॉट का प्रूफ है। साइकोलॉजिकल डेप्थ। उनकी कहानियों में कैरेक्टर के अंदर के इमोशनल और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है, जो उन्हें मॉडर्न फिक्शन के लेवल तक ले जाता है। 3. कंट्रीब्यूशन टू ड्रामा एंड थिएटर। लिटरेचर और म्यूजिक का संगम। टैगोर ने पोएट्री, प्रोज और म्यूजिक को मिलाकर एक नया ड्रामेटिक स्टाइल बनाया जिसे रविंद्र नाट्य कहा गया। द घर और रक्त कर भी उनके फेमस प्लेज है। सिंबलिज्म का इस्तेमाल। उनके प्लेज में सोशल और स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को सिंबल्स के जरिए दिखाया गया है।
द घरसोल के फ्रीडम का सिंबल है, जबकि रक्त करबी इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज करता है। इंडियन थिएटर का रिवाइवल। टैगोर ने ड्रामा को पोएटिक और फिलोसॉफिकल डायमेंशन दिया, जिससे इंडियन थिएटर एक नए युग में गया। 4. ग्लोबल ह्यूमनिज्म और कल्चरल इन्फ्लुएंस। विश्व बंधुत्व का संदेश। टैगोर ने अपनी राइटिंग में ह्यूमैनिटी और ग्लोबल यूनिटी पर जोर दिया। उन्होंने नेशनलिज्म और नैरो थिंकिंग के खिलाफ लिखा। शांति निकेतन और एजुकेशन फिलॉसफी। उनका विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ईस्ट वेस्ट कल्चर को जोड़ने का प्रयास था। यहाँ क्रिएटिविटी, फ्रीडम और नेचर के साथ लर्निंग होती थी। उनका प्रभाव। टैगोर ने इंडियन राइटर्स जैसे गांधी, अरबिंदो और आर.के. नारायण को इंस्पायर किया। W.B. येट्स और एज़रा पाउंड जैसे पोएट्स भी उनसे प्रभावित हुए। कंक्लूजन। रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन लिटरेचर को एक नई दिशा दी। उन्होंने पोएट्री, फिक्शन और ड्रामा को मॉडर्न, ह्यूमन और यूनिवर्सल बनाया। उनका लिटरेचर सिर्फ कला नहीं, एक कल्चरल अवेकनिंग था। टैगोर आज भी इंडियन थॉट और क्रिएटिविटी के सबसे बड़े प्रतिनिधि है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।